बच्चों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस की आज की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की पीटी 365 इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स, जिसमें अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट न्यूज इकोनॉमिक के प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक, चैप्टर 1 आरबीआई प्लस मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टॉपिक को ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बचे हुए टॉपिक सेकंड पार्ट में। यही हमारा चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट भी होगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनबीएफसीएस के लिए स्व विनियामक संगठन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीएस इसका मतलब होता है बच्चों, एनबीएफसीएस का मतलब होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो देखते हैं बच्चों, यह सुर्खियों में क्यों था, यह चर्चा में क्यों था, सुर्खियों में क्यों था। आरबीआई ने एनबीएफसीएस की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी को स्व विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया। एफआईडीसी वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिनिधि निकाय है। तो ये जो एफआईडीसी है, यह क्या है बच्चों, एफआईडीसी यह है कि यहाँ पे फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे देखते हैं स्व विनियामक संगठन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस वह क्या है। कानूनी आधार इसका देखते हैं हम। कानूनी आधार इसका विधिक आधार है विनियामक संस्थाओं आरईएस के लिए स्व विनियामक संगठनों एसआरओएस को मान्यता देने हेतु आरबीआई का व्यापक फ्रेमवर्क 2024 है। अब यहाँ पे एसआरओ की पात्रता देखते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एसआरओ का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया जाएगा। इसके पास पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए तथा इसकी शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थानों के पास होनी चाहिए। साथ ही इसके अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। कोई भी संस्था एसआरओ की चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं रखेगी। यह जो है कि इसकी एलिजिबिलिटी होगी, पात्रता हो गई। अब देखते हैं एसआरओएस की जिम्मेदारियां क्या है। जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। जिम्मेदारियां क्या है, सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण करना और विवाद समाधान मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना इत्यादि शामिल किया गया है। विनियामक के प्रति इसमें विनियामकी अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधी रुझानों का पता लगाना शामिल है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क, निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र होंगे, 1/3 सदस्य जो होंगे वह स्वतंत्र होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है इसके बारे में क्या कहा गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। यहाँ पे देखिए पंजीकरण इसका कब किया गया। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती है। 1956 के तहत पंजीकृत होती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इसका जो उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है ऋण प्रदान करना और जो शेयर बांडों तथा प्रतिभूतियों में निवेश करना। इनमें कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापार यानी प्रतिभूतियों को छोड़कर सेवाओं की बिक्री और अचल संपत्ति के निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए बैंकों से अंतर होता है।
बैंकों से अंतर, ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती है, मांग जमा स्वीकार नहीं करती, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती, स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती है। इस तरीके से हम सबने देखा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए दूसरी न्यूज है और दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ पे देखिए जो आरआरबी होता है, आरआरबी, आरआरबी का मतलब होता है बच्चों की रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए बच्चों क्यों चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, क्यों सुर्खियों में है। हाल ही में केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने आरआरबीएस का विलय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है। तो बच्चों न्यूज में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग सेवा ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की अधिसूचना को सूचित किया है और यह जो सूचना लाई गई है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत विलय की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए इससे अन्य संबंधित तथ्य क्या है कि यह विलय का चौथा चरण है। इस विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 28 आरआरबी होंगे, जो पहले 43 थे। पहले 43 थे, अब जो है कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 होंगे। याद रखिएगा इसको। विलय का पहला चरण वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010 तक डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें एक राज्य के भीतर एक ही प्रयोजक बैंक के तहत आरआरबीज के विलय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहला चरण है 2006 से लेकर 2010 तक। और इसमें कौन थे? व्यास समिति आगे देखते हैं बच्चों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। कुछ जानकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में दी गई है, उन सबको हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। उत्पत्ति इसकी कैसे हुई थी? नरसिंहम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी। तो आरआरबी की जो स्थापना आपकी हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। केंद्र सरकार की इसमें हिस्सेदारी होती है 50%, राज्य सरकार की 15% तथा प्रयोजक वाणिज्यिक बैंक की हिस्सेदारी होती है 35%। अब आगे देखते हैं विनियमन और पर्यवेक्षण। आरआरबीएस का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड इनका पर्यवेक्षण है। जैसा कि आप सब जानते हैं नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। आगे देखते हैं पर्यवेक्षण करता है। कर उद्देश्यों से आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इन्हें सहकारी संस्थाओं के रूप में दर्जा प्राप्त होता है। स्थिति आज क्या है इनकी कि 700 जिलों में 22,000 ब्रांच है, जिनमें 92% ब्रांच ग्रामीण या अर्ध इलाकों में स्थित है। अब देखते हैं आरआरबीएस के मुख्य आवश्यकताएं क्या है। इनकी आवश्यकता क्या है? मुख्य आवश्यकताएं, इन्हें समायोजित निवल बैंक ऋण या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी अधिक हो का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के रूप में वितरित करना पड़ता है। सरल शब्दों में आरआरबीज को अपने कुल ऋण का 75% हिस्सा पीएसएल को देना पड़ता है। आरबीआई के नियमानुसार उन्हें 9% का जोखिम भारतीय स्थितियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR
बनाए रखना अनिवार्य होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, एसेट्स रेशियो। अब आगे देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला न्यूज है आप सबके सामने, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यह चर्चा में क्यों था? यह न्यूज में क्यों था बच्चों? देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक तो सुर्खियों में क्यों था। आरबीआई ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। यह लाइसेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह एक ऐसा लाइसेंस है जो किसी बैंक को व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने की पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्थिति क्या है? न्यूनतम स्थिति जो है, बैंक को न्यूनतम 5 वर्षों से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा क्या है? स्टॉक लिस्टिंग बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए। तीसरा है नेटवर्थ, बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ जो है कि 1000 करोड़ होनी चाहिए, 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और CRAR जो इसका है, इसको क्या कहते हैं कि CRAR, यह जो है कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, कैपिटल टू रिस्क एसेट्स के लिए पूंजी जोखिम भारतीय अस्थि अनुपात की पूर्ति करना अनिवार्य होता है। यह चीज यहीं पर लिखी गई है, अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसकी जो वित्तीय स्थिति प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसकी वित्तीय स्थिति क्या है? लाभप्रदता, पिछले 2 वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ प्राप्त होना चाहिए। परिसंपत्ति गुणवत्ता, पिछले दो वित्त वर्षों में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति, और निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति। यहाँ पे क्या है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रमशः 3% और 1% से कम या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जीएनपीए और एनएनपीए जो है 3% से 1% या कम या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर संबंधी शर्तें क्या है, प्रवर्तक या प्रमोटर संबंधी शर्तें क्या है। क्या है? तो परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान न तो कोई नया प्रमोटर जोड़ा जाएगा, न ही मौजूदा प्रवर्तकों में कोई बदलाव किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राथमिकता, विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है बच्चों, इन सबको देख लेते हैं। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? सबसे पहले देखते हैं, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। इसकी जो घोषणा है केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। इसका पंजीकरण कब किया गया था? ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। तो इसकी जो क्या कहते हैं, इसका पंजीकरण जो किया गया था कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अब इसको लाइसेंस क्या है, लाइसेंस के बारे में देखते हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया। यानी इनको लाइसेंस कब दिया गया? तो यह दिया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के 22 के तहत। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वंचित और बैंकिंग सुविधाओं से अछूते लोगों के लिए बचत के साधन उपलब्ध कराना,
और उच्च तकनीक कम लागत परिचालन मॉडल के माध्यम से लघु व्यवसायिक इकाइयों छोटे किसानों को ऋण आपूर्ति करना। अब यहाँ पे देखिए पूंजीगत आवश्यकता लघु बैंकों के लिए न्यूनतम चूकता वोटिंग इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान मानदंडों के अनुसार न्यूनतम चूकता वोटिंग इक्विटी पूंजी नेटवर्थ की आवश्यकता 200 करोड़ रुपए है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए जो SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्थ की प्रारंभिक आवश्यकता 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना अनिवार्य होता है। इस तरीके से हम सबने देखा बहुत अच्छे तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, अब अगली न्यूज देखते हैं बच्चों, लघु वित्त बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण मानदंड। लघु वित्त बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण मानदंड यानी प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। यह सुर्खियों में क्यों था? जो PSL यानी प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत जारी किया गया है। जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL संबंधी नियमों के लिए मुख्य कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं जो पुराना नियम है यानी ओल्ड रूल जो है। अब देखते हैं नए नियम वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले क्या था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं यहाँ पे को अपने एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट NBFC का 75% हिस्सा जो है PSL क्षेत्र को ऋण के तौर पर देना अनिवार्य होता था। पहले क्या होता था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है अपने जो नेटवर्थ होता था उनका जो एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट होता था उसका 25% जो हिस्सा था वह जो है कि प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्षेत्र को ऋण के तौर पर देना अनिवार्य होता था। 40% कृषि सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे PSL क्षेत्र के लिए अनिवार्य था। 35% फ्लेक्सिबल ऋण आवंटन जैसा था। इस हिस्से का उपयोग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक उन PSL क्षेत्रों को ऋण देने के लिए कर सकते हैं जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। अब नए नियम क्या है? तो देखिए नए नियम कुल PSL का घटाकर अब ANBC का 60% कर दिया गया है। पहले क्या होता था 75% हिस्सा देना होता था एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, अब जो है कि 60% कर दिया गया है। 40% इसे कृषि सूक्ष्म उद्यम आदि PSL क्षेत्र के लिए अभी भी अनिवार्य रखा गया है। 20% जो है फ्लेक्सिबल, अब इसका उपयोग गैर PSL सुरक्षित ऋणों के लिए किया जा सकता है। इस तरीके से नए और पुराने रूल्स हो गए। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के बारे में। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत इसकी PSL की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। अवधारणा इसकी देखते हैं RBI द्वारा प्रारंभ किया गया था। PSL फ्रेमवर्क बैंकों को बाध्य करता है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण या एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करें। ANBC में क्या शामिल होता है? निवल बैंक ऋण NBC गैर सांविधिक तरलता अनुपात यानी नॉन SLR बॉन्ड में बैंकों का निवेश आदि। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियां क्या है? कृषि है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, MSME है, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि। PSL के मानदंड किन पर लागू होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक। अब देखते हैं सरफेसी अधिनियम 2002। चर्चा में क्यों था सरफेसी अधिनियम 2002? सरफेसी अधिनियम 2002 चर्चा में क्यों था? हाल ही में उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में सरफेसी अधिनियम 2002 और सरफेसी नियम 2002 में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया है, जो है कि उच्चतम न्यायालय ने।
विरोधाभास क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है? धारा 13(8) 2016 के संशोधन के पश्चात एक बार नीलामी की सूचना ऑक्शन नोटिस प्रकाशित हो जाने के बाद उधारकर्ता अपना पूरा ऋण चुकाकर गिरवी की गई परिसंपत्ति को पुनः प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार खो देता है। नियम 8 और 9 ये नियम संकेत देते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की वास्तविक तिथि तथा उधारकर्ताओं के पास संपत्ति को छुड़ाने का एक अवसर उपलब्ध रहता है। वित्तीय वित्तीय अस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सरफेसी एक्ट 2002। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित अस्थितियों एनपीएस की शीघ्र एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना। गैर निष्पादित अस्थिति बैंक के ऐसे ऋणों या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है जिसके पुनर्भुगतान चूक के अधीन है या बकाया है। कोई ऋण बकाया तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज के भुगतान में देरी होती है, उसमें चूक हो जाती है। कोई ऋण गैर निष्पादित अस्थिति तब माना जाता है जब ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक विलंबित रहती है। हाँ, लेट हो जाता है तब। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है? एनपीए का वर्गीकरण और नोटिस। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणों को एनपीएस में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60 दिनों का डिमांड नोटिस मांग पत्र देना अनिवार्य होता है। वसूली की प्रमुख विधियां क्या क्या होती है? देखते हैं वसूली की प्रमुख विधियां। तो सबसे पहला है प्रतिभूतिकरण। इनमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का विवरण किया जाता है ताकि दबावग्रस्त अस्थितियों की वसूली में जोखिम को कम किया जा सके। अस्थि पुनर्निर्माण। यह अधिनियम आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित अस्थि पुनर्निर्माण कंपनियों के गठन का प्रावधान करता है। एआरसी एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एनपीए या बैंड एसेट्स खरीदती है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट यानी वित्तीय विवरण को साफ कर सके। एआरसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित होती है और सरफेसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होती है। उदाहरण देखते हैं, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल, इंडिया गेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल आदि। न्यायालय मुक्त प्रवर्तन धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता जिनके पास परिसंपत्ति गिरवी न्यायिक स्वीकृति के बिना कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय डेटाबेस। केंद्रीय डेटाबेस वित्तीय अस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेनदेन के पंजीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई है। उधारकर्ता के अधिकार। उधारकर्ता ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी की शरण ले सकते हैं। डीआरटी की स्थापना ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत की गई है। आगे देखते हैं बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं अदर की डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क के बारे में बात की गई है। तो भारतीय बैंकों ने स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क आईएसओ 20022 को तेजी से अपनाया है। आईएसओ 20022 वित्तीय जानकारी के लिए एक ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड है। स्विफ्ट के बारे में क्या जानकारी है कि स्विफ्ट से आशा है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसकी स्थापना 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य है सीमा पार वित्तीय संचार को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना। ब्रिक्स पे एक वास्तविक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य है स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करते हुए ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य व्यापार और वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाना। तो अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2018 में संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डाक विभागों के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान बैंक के रूप में की गई थी।
भुगतान बैंक ऐसे विशिष्ट वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग पहुंच वाली आबादी को बुनियादी बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। इसका उद्देश्य है व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक नागरिक के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। यहाँ पे प्रदत्त सेवाएं बचत या चालू खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, बिल और उपयोगिता, यूटिलिटी भुगतान तथा ऋण बीमा आदि जैसे तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी उत्पादों तक पहुंच। यह 2 लाख रुपए तक की बैंक जमाएं स्वीकार कर सकते हैं और धन अंतरण का बिल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, किंतु यह ऋण नहीं दे सकते और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। पीसीए फ्रेमवर्क अगली न्यूज है आपकी। पीसीए फ्रेमवर्क लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक यूसीबीएस 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाएंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2002 में ही शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीएस के लिए जुलाई 2024 में पीसीए फ्रेमवर्क को लागू किया था। यूसीबीएस के मुख्य सुपरवाइजरिंग एक्शन फ्रेमवर्क एसएएफ के बदले पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? समय रहते पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना, यूसीबीएस को आर्थिक संकट से निपटने हेतु उपायों को लागू करने के लिए बाध्य करना ताकि उनकी वित्तीय स्थिति फिर से ठीक हो सके। आगे देखते हैं किन बैंकों पर लागू है। टियर 2, टियर 3, टियर 4 श्रेणियों के सभी सहकारी बैंकों पर। फ्रेमवर्क के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र हैं पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता आदि। CAR प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का कुल जोखिम भारित स्थितियों से अनुपात है। इसे पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात CRAR भी कहा जाता है। देखते हैं बच्चों अगली न्यूज है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम FRI। इसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक जोखिम आधारित पैमाना है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग NCRP दूरसंचार विभाग के चक्षु प्लेटफॉर्म तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी सहित विविध हितधारकों से प्राप्त इनपुट का परिणाम होता है। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे अब अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।